हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बजट जो कि आज ही अनाउंस हुआ है उसके टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें डिस्कस हुई हैं, उसमें अनाउंस हुई हैं, वो सब देखेंगे। इसके अलावा जो भी उससे रिलेटेड इकोनॉमी की टर्म्स हैं जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ध्यान से वीडियो देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्टेड टू कम डाउन टू हाउ मेनी परसेंट इन 2025 एंड 26। 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत पर आने का अनुमान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4.5%। ये अभी बजट में आज ही अनाउंस हुआ है निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। तो उन्होंने कहा है कि अभी हाल ही में जो फिस्कल डेफिसिट चल रहा है वो 6.4% है जीडीपी का। अब 5.9% कम करने की बात की जा रही है 2023-24 तक। इसके अलावा 2025-26 तक ये 4.5% हो जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाउ मच टैक्स अ पर्सन विद एनुअल 3 लाख इनकम हैव टू पे अकॉर्डिंग टू द रिसेंट बजट 2023। हाल ही में जो बजट में अनाउंसमेंट हुई है तो 2023 के अनुसार सालाना जो व्यक्ति 3 लाख प्रति रुपये कमाते हैं उनको कितना टैक्स देना होगा। इसका सही उत्तर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स नहीं पे करना होगा। ये अभी हाल ही में बजट में चीज़ें अनाउंस हुई हैं। तो देख लेते हैं न्यू टैक्स सेट क्या है। तो जिनकी व्यक्ति की आय 0 से 3 लाख तक है उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी कि उनको कोई भी टैक्स नहीं देना। जिस व्यक्ति की आय 3 से 6 लाख है सालाना उसको 5% तक का टैक्स देना है। जिन व्यक्ति की आय 6 से 9 लाख है उसको 10% तक का देना है। जिस व्यक्ति की आय 9 से 12 लाख है सालाना उसको 15% तक टैक्स देना होगा। जिस व्यक्ति की आय 12 से 15 लाख है सालाना उसको 20% देना होगा और जिसकी 15 लाख से ऊपर है उसको 30% देना होगा अपनी सैलरी का। तो पहले जो पुराने थे ओल्ड टैक्स रिजाइम वो देख लेते हैं। तो पहले 2.5 लाख तक की इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, लेकिन अब 3 लाख तक कर दिया गया है। पहले 2.5 से और 5 लाख यदि आपकी सालाना आय है तो 5% आपको देना होता था, और अब यदि आपकी 3 से 6 लाख है तो अब आपको देना होगा। नेक्स्ट है 5 लाख से 7.5 लाख तक पहले 15% था और 10 लाख से एवं 30% था, और अब 30% कितने से ऊपर हो गया है 15 लाख से। इतना डिफरेंस याद रख लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एम क्या है जो कि बजट 2023 का है। तो इसमें जो एम है वो 6 एम है इसमें, कि जो अपॉर्चुनिटी देनी है सिटीजन्स को, स्पेशली यूथ को, ताकि यूथ जो आजकल इतने परेशान हैं, जॉब नहीं मिल रही है, चीज़ें सेटल नहीं हो रही हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है और ग्रोथ में, जॉब क्रिएशन में स्ट्रॉन्ग इम्पीटस क्रिएट करना है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्ट्रेंथन करनी है। इसके अलावा वुमेन्स का जो एम्पावरमेंट है उसका एम है बजट 2023 में कि महिलाओं को सशक्तिकरण देना है, महिलाओं को सशक्तिकरण करना है। वुमेन्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप को इनेबल करना है ताकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्रिएट हो सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप को हेल्प करना है रॉ मटेरियल सप्लाई से ताकि मार्केटिंग हो सके प्रोडक्ट्स की। ये सारे एम बजट में अनाउंस हुए हैं। अब देख लेते हैं की पॉइंट। तो ये पहला बजट है अमृतकाल जो चल रहा है उसका। इसके अलावा इंडिया की जो ग्रोथ है इसमें अनाउंस हुई है 7%। हालांकि बहुत सारा स्लो डाउन हमने देखा है, लेकिन फिर भी जो इंडिया की ग्रोथ है वो 7% इसमें अनाउंस हुई है। फिस्कल जो हमारा बजट अनाउंस हुआ है उसमें 7% ग्रोथ अनाउंस हुई है। पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ गई है, 1.97 लाख बढ़ गई है हमारी कंट्री की। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 10th to 5th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में लास्ट 9 सालों में। अब देख लेते हैं कुछ की पॉइंट जो कि बजट 2023 से हमने लिए हैं। तो देखो, उन्होंने स्कीम जो है सपोर्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, म्यूनिसिपैलिटीज़ को लॉन्च करी है ताकि जो अपने वो पुराने व्हीकल्स हैं, जो ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं जिससे इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उनको बदलने की बात की जा रही है यहाँ पे। और वो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, इसी की वजह से स्कीम लॉन्च करेंगी ताकि जो ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल हैं उनको रिप्लेस किया जाए और नए व्हीकल्स आए मार्केट में। तो यहाँ पे सेल्स भी होगी ऑटोमोबाइल्स की कंट्री में। इससे सेल्स में, मैन्युफैक्चरिंग में भी बढ़ावा होगा, प्रमोशन होगा, इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा, प्रमोशन होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इसमें इंक्लूड होंगे और फोकस गवर्नमेंट का है ग्रीन फ्यूल्स पे, जो कि 2030 तक का इनका टारगेट है, ग्रीन फ्यूल्स लाना है हमारी पूरी कंट्री में। अगर बिगेस्ट बेनिफिशियर इसमें कौन होंगे तो देखो, कंपनी जैसे जो मैन्युफैक्चर करती है ना, जो कंपनी जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए या फिर मोटर व्हीकल्स हो गए, जो इस तरह की कंपनी है उनको और ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को यदि रिप्लेस कर रहे हैं तो नए लाएंगे। जब नए लाएंगे तो कंपनी से ही तो खरीदेंगे, तो कंपनी का भी मैन्युफैक्चर बढ़ेगा उसमें और प्रमोशन होगा। तो बहुत सारी कंपनी जैसे टाटा मोटर, टोयोटा, किर्लोस्कर, इन सब का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा।
टैक्स ऑन सिगरेट रिवाइज्ड अपवार्ड बाई 16%, टैक्स और बढ़ा दिए हैं 16% सिगरेट पे, ठीक है। इसके अलावा जो शेयर है आईटीसी एंड गॉडरे फिलिप्स का वो भी कर दिया है 5% एंड 7.3% रिस्पेक्टिवली। 4 कंट्रीज जो कि सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं डिजिटल कंटिन्यूटी में, तो गवर्नमेंट ने इनकरेज किया है डाटा एम्बेसी सेटअप करने का इन IFSC गिफ्ट सिटी, ठीक है। इसमें जो डाटा एम्बेसीज है वो सेटअप करेंगी ताकि डिजिटल कंटिन्यूटी का सॉल्यूशन मिल सके। और देखते हैं यूनियन बजट जो है वो हाई हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 33% टू ₹10 लाख करोड़, यानी कि 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का आउटले इसमें हो गया है और ये 3.3% है GDP का। इसके अलावा देख लेते हैं फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, इसमें अभी कंटिन्यू रहेगा। सीतारमन जी के द्वारा हाईलाइट हुआ है कि जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है वो दूसरे साल तक भी इसमें कंटिन्यू रहेगा और स्टेप हमें लेने चाहिए एग्री स्टार्टअप के लिए, फिशरीज़ के लिए, प्राइमेटिव वल्नरेबल एंड ट्राइबल ग्रुप्स के लिए हमें स्टार्टअप लेने चाहिए। और इसमें बात करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जो टैक्स वाला सिस्टम है मैंने आपको पहले बताया पिछली स्लाइड में। इसके अलावा देख लेते हैं इंडियन रेलवे का अभी कैपिटल आउटले यहाँ पे अनाउंस हुआ है, तो 2.40 लाख करोड़ जो है वो रेलवे को अनाउंस किया गया है। ये हाईएस्ट कैपिटल आउटले है रेलवे का पहली बार। तो इसमें क्या होगा, कैपिटल गारंटी फॉर MSME भी दी गई है कि जो कि लास्ट ईयर ये रीवैम्प हो गई थी, ठीक है, ये फिर से चालू होगी और इससे क्या होगा 2 लाख करोड़ जो है इस क्रेडिट गारंटी के अंतर्गत और मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिंग फंड की कॉस्ट बढ़ जाएगी और MSME की घट जाएगी, ठीक है। और देख लेते हैं तो एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट के लिए FM जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने 35,000 करोड़ का जो आउटले है वो अनाउंस किया है, याद रखना। ट्रांजिशन एनर्जी इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने 35,000 करोड़ का आउटले जो है अनाउंस किया है। इसके अलावा बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी 40,000 मेगावाट पर हावर का इंडिया में सेटअप होगा। सपोर्ट करेगी जो गवर्नमेंट है हमारी वायबिलिटी गैप फंडिंग के साथ। इसका एम क्या है, ताकि हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, जो कि हमारा एम चल रहा है डोमेस्टिक, हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें, वो 5 मिलियन टन तक 2030 तक हम प्रोड्यूस कर पाएँ, ये इसका टारगेट है। इसके अलावा ग्रीन क्रेडिट कार्ड, जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम होता है वो भी इसके अंतर्गत नोटिफाई होगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। अब देख लेते हैं गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है रिड्यूस करेंगे वो हाईएस्ट सरचार्ज रेट जो है 37% से 25% हो जाएगा। न्यू टैक्स डिज़ाइन के अंतर्गत जो सरचार्ज रेट है वो 37% से 25% तक घट जाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न जो प्रोसेसिंग पीरियड है वो 16 डेज तक और घट जाएगी, ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा लोअर टैक्स रेट 15% तक बेनिफिट करेगा न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कैश ट्रांसफ़र जो कि 2.2 लाख करोड़ का है ये अनाउंस किया है PM किसान स्कीम के अंतर्गत। तो बहुत सारी स्कीम यहाँ पे बेनिफिट करेंगी हमारे अनाउंस जो हुआ है बजट में। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि मिलेट हमारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया था। तो यहाँ पे बहुत सारे सेंटर भी सेटअप होने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारी न्यूट्रिशनल कॉन्टैक्ट रहेगा और जो भी हमारे ग्रोथ जोन एरिया को मिलेट के अंतर्गत है उसको बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसका 1660% जो है फंड जो है इसमें अनाउंस हुआ है 79,000 करोड़ का नेक्स्ट फिस्कल में, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पे तो अर्बन और रूरल हाउसेज जो हैं उनकी कंस्ट्रक्शन में हेल्प मिलेगी। और स्टेट को यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है 3.5% GDP का वो फिजिकल डेफिसिट कर सकते हैं। पहले ये नहीं था उन्हें अलाउड, इसलिए वो नहीं पैसा इन्वेस्ट करते थे, नहीं लोन लेते थे। लेकिन जब उनको अलाउ कर दिया जाएगा 3.5% तक का आप GDP को फिजिकल डेफिसिट कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट का लोन लेने का सोच सकते हैं ताकि वो और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें। अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इस स्लाइड को हम बाद में देखेंगे यहाँ से। चलिए, व्हाट डज द फिजिकल डेफिसिट रिलेट टू अंडर द गवर्नमेंट बजट। सरकारी बजट के तहत राजकोषीय घटक किससे संबंधित होता है। ऑप्शन ए टैक्सेस शॉर्टफॉल, ऑप्शन बी डिस इन्वेस्टमेंट शॉर्टफॉल, ऑप्शन सी बोरोइंग रिक्वायरमेंट या फिर ऑप्शन डी टैक्सेस रिक्वायरमेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बोरोइंग रिक्वायरमेंट। यदि फिजिकल डेफिसिट है इसका मतलब है कि हमारी जो बोरोइंग की रिक्वायरमेंट है वो अभी पूरी नहीं हो पा रही हैं, ओके। तो फिजिकल डेफिसिट जो होता है उसका मतलब होता है टोटल जितना भी रेवेन्यू आया है और टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसका डिफरेंस कितना है। तो फिजिकल डेफिसिट जब राइज होता है जब स्पेंडिंग गवर्नमेंट की बढ़ जाती है, जो रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं उससे ज़्यादा हमारी एक्सपेंडिचर हो जाता है, खर्चा हो जाता है गवर्नमेंट का, तब बढ़ता है फिजिकल डेफिसिट, याद रखना।
नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विच ऑफ दीज इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा राजस्व प्राप्ति है। रेवेन्यू रिसिप्ट, देखो रिसिप्ट का मतलब होता है कहीं से पैसा आ रहा है, पहले बात आप बहुत ही शॉर्ट टर्म में याद रख लो, रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा आ रहा है, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है ना उसका मतलब होता है 1 साल से कम के पीरियड में जो हमें चीज़ें मिल रही हैं, हमारी जेब में पैसे आ रहे हैं, सैलरी आ रही है, जैसे महीने में आ रही है, हफ्ते में आ रही हैं चीज़ें, तो उस तरीके से उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो देखो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सटर्नल ग्रांट। तो देखो लोन की रिकवरी ऐसा थोड़ी है कि बस हफ्ते में हो गई, बहुत बहुत टाइम लग जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट में बहुत टाइम लग जाता है, बोरिंग में, लेकिन एक्सटर्नल ग्रांट जो होते हैं ये आते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट में। तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो होते हैं जिसकी इम्पैक्ट कोई नहीं होता है लायबिलिटीज़ पर और एसेट पर, ठीक है। यहाँ पे लायबिलिटी नहीं, हम किसी पे ऑब्लिगेशन कर रहे हैं, ना ही हम किसी का एसेट बन रहे हैं, तो रेवेन्यू रिसिप्ट ना तो इम्पैक्ट करता है लायबिलिटी पर ना ही एसेट पर। एक्सटर्नल ग्रांट जो होते हैं ये ना तो करंट एसेट में आते हैं ना लायबिलिटी पोजीशन को इफेक्ट करते हैं, इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द प्राइमरी डेफिसिट इन द सब कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट रिलेट टू, सरकारी बजट के उप संदर्भ में प्राथमिक घटक किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोरिंग रिक्वायरमेंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट रिक्वायरमेंट, ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट जो होता है गवर्नमेंट का वो होता है क्रेडिट डिमांड टू कवर सोनली करंट ईयर एक्सेसिव स्पेंडिंग एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एक्यूमुलेटेड लोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी बोरोइंग हमें रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी साल में खर्चा होता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है बोरोइंग की उसको एक्सक्लूड कर दो इंटरेस्ट पेमेंट से, तो वो आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट पढ़ते हैं मीजर टेकन यूजिंग द गवर्नमेंट बजट कैन इम्पैक्ट, सरकारी बजट का उपयोग करके किए गए उपाय प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, जो भी सरकारी बजट में जो भी कदम उठाए जाते हैं वो रिसोर्स एलोकेशन में भी बहुत ज़्यादातर प्रभावित करते हैं चीज़ों को, इनइक्वलिटीज़ में भी बहुत या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे इनइक्वलिटीज़ को, इन्फ्लेशन को भी या तो बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, तो तीनों ही चीज़ें इससे इफेक्ट होती हैं। तो इसका तीनों ही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एट वॉट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एट वॉट पॉइंट द प्राइमरी डेफिसिट अंडर द गवर्नमेंट बजट टेंड टू बी जीरो, तो जीरो कब होगा, जब दोनों ही चीज़ें बैलेंस में है, डिफरेंस उनका जीरो हो जाएगा। तो देख लेते हैं, फिजिकल डेफिसिट जब बराबर हो जाता है इंटरेस्ट पेमेंट का तब होती हैं, क्योंकि एक्सक्लूड कर रहे थे ना प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को, तो एक्सक्लूड में अगर इक्वल हो गए हैं दोनों तो यानी कि वो जीरो हो गया है, ठीक है। तो बोरोइंग एंड द फिजिकल डेफिसिट इज रिफर टू द प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट तब जीरो होगा जब फिजिकल डेफिसिट जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन वी सेड अबाउट जीएसटी विच कम्स अंडर गवर्नमेंट बजट, तो जीएसटी कौन सा टैक्स होता है, तो ये होता है ऑप्शन ए इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्टली नहीं लिया जाता है, चीज़ों पे लगता है तो इनडायरेक्ट टैक्स है ये। विच ऑफ दिस बजट स्वीट्स डेवलपिंग इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंडिया, इनमें से कौन सा बजट भारत सहित विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त है, तो ये है ऑप्शन ए डेफिसिट बजट, क्योंकि डेफिसिट बजट यदि होगा तो गवर्नमेंट जो है यानी कि बोरिंग कर रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तभी तो हम अपने देश को डेवलप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए इमर्जिंग नेशन को बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना चाहिए, और स्पेंड ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश में ही सारी चीज़ें अवेलेबल है, हमें दूसरों देशों से भी खरीदना पड़ता है, चीज़ें लेनी पड़ती हैं, बोरिंग करनी पड़ती है, तो उसमें डेफिसिट भी होता है, तो ये रिक्वायरमेंट है डेवलपिंग नेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेम द प्रोसेस वेयर द गवर्नमेंट सेल इट्स सिक्योरिटी टू प्राइवेट ओनर, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें सरकार अपनी प्रतिभूतियां निजी स्वामियों को बेचती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डिसइन्वेस्टमेंट। विच ऑफ द बिलो डज नॉट फॉल अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर, निम्न में से कौन पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोन्स मेड बाय वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक लोन्स मेड करती है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत नहीं आता। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, जो 1 साल से ऊपर जो चीज़ें एक्सपेंडिचर में जाती हैं, यानी कि पैसा जेब से जाता है किसी भी एंटिटी में, जैसे या तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या फिर हम अपनी बात करें तो 1 साल से ऊपर कोई भी हम चीज़ दे रहे हैं तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में गिना जाता है। तो देख लेते हैं, कैपिटल स्पेंडिंग जो होते हैं या तो एसेट बिल्ड करते हैं,
यानी कि कैपिटल हम स्पेंड कर रहे हैं तो या क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एसेट क्रिएट करें। एसेट का मतलब हो जो हमें हमारे बहुत टाइम तक हमारे पास रहे। जैसे अगर कोई व्यक्ति स्कूल बना रहा है तो उसमें वो स्पेंड नहीं कर रहा है, तो वो एसेट अपने लिए बना रहा है कि बाकी फ्यूचर में उसे वो चीज़ हेल्प करे और लायबिलिटी डिक्रीज कर सके, यानी कि उसकी जो चीज़ें हैं उसका जो ऑब्लिगेशन है किसी चीज़ पे उसको कम कर सके। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब उसे प्रॉफिट हो और अपनी चीज़ों को वो कम कर सके, जैसे कि लोन्स हैं, उस पर कोई भी चीज़ है जो उसका बर्डन डाल रही है। तो कैपिटल स्पेंडिंग इसलिए ही होती है ताकि हम अपने लिए एक एसेट क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो इसलिए जो लोन्स होता है ये वर्ल्ड बैंक की ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है, लायबिलिटी क्रिएट कर देता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने यदि किसी व्यक्ति को लोन दिया है तो उसके लिए तो वो लायबिलिटी हो गया ना, उसके लिए तो वर्ल्ड बैंक के लिए वो ऑब्लिगेशन हो गया कि वो उसको वापस चुकाना है, वापस देना है। तो ये सब चीज़ें जब ऑब्लिगेशन हो जाती हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं बनती है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये ऐसी मनी है जो कि स्पेंड की जाती है या तो रिपेयर करने के या फिर अपडेट करने के लिए या फिर किसी कंपनी के एसेट को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह को, ठीक है, याद रखना। विच ऑफ दीज इंक्रीज लायबिलिटी इन द गवर्नमेंट बजट, इनमें से कौन सा सरकारी बजट में देनदारियों को बढ़ा देता है। लायबिलिटी मतलब सरकार पे जिम्मेदारी है कि वो चीज़ें उसे देनी है लोगों को। तो देख लेते हैं, इसका सही हो जाएगा बोरोइंग। यदि सरकार ने बोरोइंग ली है तो वो तो लायबिलिटी क्रिएट कर रही है ना गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अगर सरकार ने बोरोइंग ली है, लोन लिया है, तो उसकी जिम्मेदारी है उसे चुकाना। वो एसेट थोड़ी है कि वो कुछ फ़ायदा कर रहा है, वो लोन जो है वो देना है वापस, तो लायबिलिटी के रूप में आता है। तो इसको ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द कैपिटल रिसोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न में से पूंजी प्राप्ति स्रोत का उल्लेख कीजिए। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कैपिटल रेसिप्ट का सोर्स कौन सा है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट से होती है कैपिटल रेसिप्ट, यानी कि पैसा आता है, पैसा आना होता है रेसिप्ट। तो रेसिप्ट का सिंपल फॉर्म है पैसा आ रहा है, ठीक है। तो देखो जो फॉरेन डोनेशन है इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, थोड़ा समझते हैं कैपिटल रेसिप्ट होती क्या है। ऐसी रेसिप्ट गवर्नमेंट की जो कि लायबिलिटी या तो बढ़ा रही हैं, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल एसेट को रिड्यूस कर रही हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो रेसिप्ट का मतलब ले रहे हैं, तो लोन्स यहाँ पे यदि जो हमारी गवर्नमेंट है वो लेगी तो दो टाइप से लेगी। रिसिप्ट विच क्रिएट लायबिलिटी, यदि लोन पब्लिक से लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा तो वो जो गवर्नमेंट की जेब में एक लायबिलिटी हो जाती है, ठीक है। अब रेसिप्ट जो कि रिड्यूस करते हैं एसेट को, तो वो क्या करते हैं, मतलब अगर आपके पास एसेट है यानी कि आपके पास पैसे हैं, तो आप यदि किसी व्यक्ति को दोगे तो आपका एसेट कम हो गया ना, आपका थोड़े टाइम के लिए आपका एसेट कम हो गया, भले ही आपको बाद में बेनिफिट हो, लेकिन उस टाइम पे तो आपका एसेट कम हो रहा है। उसी तरीके से जो गवर्नमेंट है यदि वो लोन दे रही है तो उसका एसेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यदि कैपिटल रेसिप्ट में जो गवर्नमेंट है उसका या तो लायबिलिटी इंक्रीज होता है। लायबिलिटी कैसे इंक्रीज होता है, यदि उसने पब्लिक से लोन ले लिया है तो इसका मतलब इसकी जिम्मेदारी है पब्लिक को देना, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई ना, जिम्मेदारी इंक्रीज हो गई। या फिर फाइनेंशियल एसेट रिड्यूस करना यानी कि देना वापस में, तो यहाँ पे जो भी आपके पास एसेट होते हैं वो आपके थोड़े से चले जाते हैं, क्योंकि आप उसको लोन को दूसरे लोगों को दे रहे हो, बाद में वो चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगी, लेकिन अभी आप दे रहे हैं उस चीज़ों को, ठीक है। अब बात करते हैं, पिक आउट द डायरेक्ट टैक्स कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न में से प्रत्यक्ष कर संयोजन चुने। तो इसमें से देख लेते हैं, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स ऐसे टैक्स हैं जो डायरेक्ट टैक्स हैं, और जो बर्डन होता है इनकम और वेल्थ टैक्सेशन का वो दोनों पे ही होता है, सेम इंडिविजुअल पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझना। पिक आउट द नॉन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से गैर कर राजस्व चुने। तो ऑप्शन ए एक्सपोर्ट ड्यूटी, ऑप्शन बी डिविडेंड, ऑप्शन सी एक्साइज ड्यूटी या फिर डी इम्पोर्ट ड्यूटी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, डिविडेंड जो है ये एक नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में आता है। तो देख लेते हैं हम कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या अंतर है। तो टैक्स रेवेन्यू जो होते हैं वो ऐसा रेवेन्यू होता है जो टैक्स से आता है। तो टैक्स यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो कि हम पर्सनल इनकम टैक्स होता है, जो कि किसी इंडिविजुअल के खाते से हम देते हैं, जैसे कोई सैलरी कमा रहा है तो उसमें जो सालाना इनकम पे टैक्स लग रहा है तो उसको वो गवर्नमेंट लेगी, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और कंपनी पे लगता है डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स तो बहुत सारे हैं, जैसे जीएसटी भी है अभी तो, क्योंकि वो जीएसटी हम डायरेक्टली थोड़े देते हैं, चीज़ों पे देते हैं। एक्साइज, सर्विस टैक्स, सीएसटी, ये सारे जो टैक्स हैं इनडायरेक्ट टैक्स हैं। अब बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की, यानी कि जो टैक्स से अलग जो हम रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू कमाती है उसको बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये चार तरह के होते हैं। एक होता है कैश ग्रांट एड जो कि दूसरी कंट्रीज से मिलता है,
एक होता है डिविडेंड, जो कि पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग होती हैं PSUs, उनसे हम जो गवर्नमेंट होती है वो डिविडेंड लेती है, ठीक है, उसको डिविडेंड बोलते हैं उसको, रेवेन्यू को। इंटरेस्ट इनकम जो कि लोन्स पे आते हैं उसको, जो ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है, यानी कि टैक्स से नहीं आ रहा, लोन्स से आ रही है पेमेंट, तो ये आता है रेवेन्यू रेसिप्ट में। इसके अलावा फीस, जैसे कि पब्लिक बिजनेस से जो फीस मिल रही है, ये सारी चीज़ें जो कि टैक्स का हिस्सा नहीं है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती हैं। ओके, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं विच ऑफ दीज रेसिप्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो उनमें से कौन सी गैर कर राजस्व का उदाहरण है, तो इसका सही हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि फाइन्स एंड फीस, प्रॉफिट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेसिप्ट, तो ये टैक्स से थोड़ी आ रहा है रेवेन्यू, ये तो वैसे ही आ रहा है विदाउट टैक्स, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा। अब बात करते हैं रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जब इनकम आपकी इंक्रीज हो जाती है किसी इंडिविजुअल की, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो चार्ज होता है वो मतलब कि यहाँ पे घट जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताती हूँ अभी, जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है वैसे ही टैक्स भी बढ़ जाता है। तो ये प्रोग्रेसिव है क्योंकि कंट्री के लिए प्रोग्रेसिव है, ताकि अगर आपका थोड़ा सा भी आप टैक्स देने की उम्मीद रखते हैं तो आपके मन में आएगा कि हम थोड़ा और कमाएं। लेकिन रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि आपकी सैलरी तो बढ़ रही है लेकिन टैक्स नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों की विपरीत हैं। प्रोग्रेसिव में टैक्स इंक्रीज हो जाता है जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है, लेकिन रिग्रेसिव में नहीं होता है, ठीक है। दो टैक्स होते हैं कंट्री में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विच ऑफ दीज इज रेवेन्यू रेसिप्ट, इनमें से कौन सा जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये हम पहले शायद कवर कर चुके हैं। एक्सटर्नल ग्रांट जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो देख लेते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट होते क्या हैं दोबारा से। तो देखो, रिसिप्ट जो होते हैं बजट में दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। ये ऐसा रिसिप्ट होता है रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है कि नॉन रिडीमेबल होता है, यानी कि जो ना तो रिटर्न किया जा सकता है वापस में, ना दोबारा से रिक्लेम किया जा सकता है, जैसे कि एक्सटर्नल ग्रांट हो गए। अब ग्रांट किसी को दे रहे हैं, ना तो ये दोबारा से रिडीमेबल किए जाएंगे और ना ही दोबारा से रिटर्न किए जाएंगे और ना ही दोबारा से रिक्लेम किए जाएंगे। कैपिटल रिसिप्ट वो होते हैं अगर कोई रिसिप्ट जो है वो लाइबिलिटी बढ़ा दे या तो, या फिर फाइनेंशियल एसेट को रिड्यूस कर दे, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी न्यू लैब्स विल बी डेवलप फॉर 5G सर्विस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द बजट 2023। भारत में 5G सेवाओं के लिए कितनी नई लैब विकसित की जाएंगी, ये अभी हाल ही में अनाउंस हुआ है आज। इसका सही उत्तर है 100। तो 100 लैब्स फॉर डेवलपिंग एप्स यूजिंग 5G सर्विस विल बी सेटअप इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन। क्यों होगी, ताकि अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जाए, बिजनेस मॉडल, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट किया जाए। तो ये लैब होंगी, ये बहुत सारे ऐप्स लाइक स्मार्ट क्लासरूम, प्रेसिशन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सबको ही बढ़ावा देंगी। 100 लैब्स क्रिएट होंगी 5G सर्विस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम विल प्रोवाइड सपोर्ट टू होम। तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना किससे सहायता प्रदान करेगी, ये अभी हाल ही में बजट में अनाउंस हुआ है 2023 में। तो इसका सही उत्तर है यूथ, ऑप्शन बी। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है इसका मतलब होता है डायरेक्टली रीच करती हैं जो चीज़, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी देना चाहती है या फिर पेंशन देना चाहती है, या फिर जैसे कि उनका मन है कि 2000 रुपये उन्हें देने हैं गरीबों को, तो इस तरीके से डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएँ चीज़ें, मिडिल का कोई भी चक्कर उसमें ना रहे, उसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। हो गया, यदि कैश भी देना है तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा, उस तरीके से होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। और ऑनलाइन ये चीज़ें होती हैं। मिस्टी स्कीम जो कि अनाउंस हुई है बजट 2023 में, किससे संबंध रखती है, तो मिस्टी स्कीम मैंग्रोव से संबंध रखती है, मैंग्रोव। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि मैंग्रोव प्लांटेशन करेंगे जितना भी कोस्ट लाइन है इंडिया का उसके आसपास, न्यू स्कीम इन्होंने लॉन्च की है। और इसके अलावा और भी की टर्म्स देख लेते हैं जो कि बजट में अनाउंस हुए हैं। तो 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज बनेंगे ताकि नर्स का जो पेशेंट्स रेशियो है उसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में भी अपना एक डायरेक्शन में स्टेप लिया जाए। इसके अलावा रिसर्च भी प्रमोट होगी ताकि फार्मा जो सेक्टर है उसको भी एक थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी मिले, थोड़ा सा उसको प्रमोशन मिले। ये सारी चीज़ें बजट में अनाउंस की गई हैं। और भी देख लेते हैं, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए हैं। तो 2200 करोड़ का यहाँ पे आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम का यहाँ पे फंडिंग दी गई है ताकि डिसीज फ्री एनवायरनमेंट को बनाया जाए। और इसके अलावा हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है उनको हाई वैल्यू और हाई क्वालिटी का बनाया जाए, और कल्टिवेटिंग एरिया जो है उसको भी बढ़ाया जाए, जो कि अब 15% लो है उसको भी थोड़ा हाई किया जाए कल्टीवेशन एरिया को। और पुअर क्वालिटी मटेरियल जो भी है फ्रूट का, क्रॉप्स का, उसको यहाँ पे थोड़ा सा सही करने की बात की जा रही है आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अंतर्गत। अब बात करते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन 50 बनेंगे और थ्रो चैलेंज मोड सिलेक्ट होंगे, और इससे क्या होगा, इंटरनेशनल टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा। ये चीज़ें अभी बजट में अनाउंस हुई हैं।
9.5% कॉम्प्रेस्ड बायोगैस जो है मैंडेट कर दिया गया है मार्केट शुड ड्राइवर फास्ट अडॉप्शन के लिए, ताकि यहाँ पे फीड स्टॉक एग्रीगेशन जो है एक चैलेंज ना रहे ये, ठीक है। पीएम परिणाम जो है ये भी लॉन्च होगा टू इंसेंटिवाइज स्टेट एंड यूटीज, ताकि वो फर्टिलाइज़र का यूज कर सकें। ये भी फिर जो कि FM सीतारमन है उन्होंने कहा है। पीएम परिणाम ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, इसको भी याद रख लेना। तो इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि वुमेंस के हैं उनको सपोर्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है, सोशल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है, मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यहाँ पे हमें बनानी है। इसके अलावा न्यू सब स्कीम PM मत्स्य संपदा योजना, ये भी मैक्रो 5 फिशरी जो इनिशिएटिव है ये भी चलाना है, ताकि फिशरी सेक्टर को भी बूस्ट मिले। तो ये सारी चीज़ें बजट में अनाउंस हुई हैं। हाउ मेनी करोड़ विल बी गिवन फॉर रिवैम्प क्रेडिट गारंटी स्कीम अकॉर्डिंग टू द बजट 2023। बजट 2023 में संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 9,000। तो देख लेते हैं। तो जो भी कोविड से इफेक्टेड लोग हुए थे, जैसे कि MSME थे, तो उनके लिए MSME के लिए जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने अनाउंस किया है क्रेडिट गारंटी स्कीम MSME के लिए, जो कि एक्सटेंड कर दी गई है। इन फ्यूचर इसमें होगा 9,000 करोड़ का। इससे कोलेट्रल इनेबल होगा 2 लाख करोड़ लोन्स का MSME के लिए, और ये बूस्ट करेगा फंड, ताकि जो डिस्ट्रेस में चले गए हैं MSME सेक्टर कोविड की वजह से, उसको बूस्टअप मिल सके, ठीक है, याद रखना। और गवर्नमेंट जो है लॉन्च करेगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। अब बात करते हैं 64% इंक्रीज़ कर दिया गया है एलोकेशन फॉर PM आवास योजना, ताकि यहाँ पे क्या हो, ट्रैक्टर्स जो हैं, व्हीकल्स जो हैं, उनका भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अच्छी तरीके से हो पाए। और देख लेते हैं एग्री एक्सेलरेटर फंड अनाउंस्ड इन बजट 2023 इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। बजट 2023 में घोषित कृषि त्वरक कोष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एग्रीकल्चर से, याद रखना। तो एग्री एक्सेलरेटर फंड जो है एक स्टेप है, ताकि एग्रीकल्चर जो वैल्यू चेन है उसको अनलॉक किया जाए, और जितने भी हम चैलेंज फेस करते हैं एग्री सप्लाई चेन में उसको सॉल्व किया जाए, और इससे स्टार्टअप को कवर मिलेगा, इससे यंग एंटरप्रेन्योर जो है उनको इनकरेज मिलेगा, और इससे एग्रीकल्चर सर्विसेज में बहुत ज़्यादा प्रमोशन आएगा। इन बजट 2023 मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल अनीमिया बाय विच ईयर। तो बजट 2022 में किस वर्ष तक सिकल सेल अनीमिया को ख़त्म करने का मिशन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2047 तक। तो यहाँ पे 7 करोड़ जो पर्सन्स हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी, जिनकी जो एज है वो 0 से 40 तक है, और जो भी ट्राइबल एरिया में अफेक्टेड लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी, और इससे जो अवेयरनेस है वो क्रिएट होगी मिशन के दौरान। और इसके अलावा जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ इसको बढ़ावा देंगे, इसको प्रमोट करेंगे, इसको हेल्प करेंगे, ताकि ये चीज़ें सॉल्व हो सकें। और जो अनाउंसमेंट की है इंडिया ने एलिमिनेट करने की इन्फेक्शियस डिसीज़ 2025 तक, जैसे टीबी है, कालाजार को 2023 तक ख़त्म करने की बात हो रही है, लिम्फेटिक फ्लेरोसिस को 2027 तक ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो हाउ मेनी डेस्टिनेशन विच सिलेक्टेड टू बूस्ट टूरिज्म सेक्टर अकॉर्डिंग टू बजट 2023। बजट 2023 के अनुसार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कितने स्थलों का चयन किया जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही है 50। हाउ मैनी न्यू स्किल इंडिया सेंटर विल बी सेटअप अकॉर्डिंग टू द बजट 2023। बजट 2023 के अनुसार कितने नए कौशल भारत केंद्र स्थापित किए जाएंगे? इसका सही उत्तर है 30। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस ए हाउ मैनी % कॉम्प्रेस्ड बायोगैस मैंडेट फॉर ऑल एंटिटीज मार्केटिंग नेचुरल गैस इन इंडिया। इसका सही उत्तर है 5% का यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड बायोगैस मैंडेट कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट जो है इंक्रीज कर रही है प्रोडक्शन का कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का। इसके अलावा ब्लेंड करना है इसको नेचुरल गैस के साथ, ताकि इन्वायरमेंट को बेनिफिट मिल सके, और नेचुरल गैस, CNG फ्यूल्स, ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री में प्रमोट हो सकें। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट करने का, क्योंकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेटअप होगा जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की शॉर्टफॉल में मदद करेगा। इसके अलावा उन्होंने 10,000 करोड़ पर एनम का यहाँ पे प्रपोजल डाला है, और इसको मैनेज किया जाएगा नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। इंडियन रेलवे को दिया गया है 2.40 लाख करोड़। रोड एंड रेलवे जो है 2 सेक्टर हैं जिन्होंने एडिशनल कैपिटल आउटले देखा है लास्ट भी बजट में, इसलिए यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने रेलवे को ज़्यादा दिया है।
सेविंग स्कीम की बात करें तो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कर दी गई है 30 लाख 15 लाख से बढ़ाकर। मंथली इनकम जो है स्कीम उसको डबल कर दिया गया है 9 लाख एंड रुपीज़ 15 लाख फॉर जॉइंट अकाउंट। वन टाइम ड्यू सेविंग स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट तो यहाँ पे 2 साल में अवेलेबल होंगे अप टू 2025 तक। परमानेंट अकाउंट नंबर जो है ये एक सिंगल बिजनेस आइडेंटिफायर होगा ताकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेटेड बर्डन को सॉल्व किया जाए बिजनेसेस में और चीज़ें ईजिली सॉल्व हो जाए। तो इसी के साथ हमारा पूरा वीडियो तो ख़त्म हो रही है वीडियो, लेकिन 2-3 स्लाइड रह गई थी उनको भी हम देख लेते हैं। तो देख लो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना वुमेंस का, लार्ज प्रोड्यूसर को फॉर्म करना, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स में अपना जो प्रमोशन है वो करना, रूरल एरियाज़ में जो कि डेवलपमेंट क्रिएट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्रिएट करना, रूरल कंजप्शन को पुश करना, कंज्यूमर कंपनीज को बेनिफिशियल करना, एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर से फंड से इनोवेटिव और अफोर्डेबल सॉल्यूशन क्रिएट करना फार्मर्स के लिए, पीपीपी से सस्टेनेबल कॉटन, हाई वैल्यू हार्टिकल्चर क्रॉप जो है उनको सस्टेनेबल करना, ये सब चीज़ें बजट में अनाउंस हुई हैं। और इसके अलावा ये हमने देख लिया कि रिवैम्प होगा क्रेडिट गारंटी स्कीम एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ का इसमें फ़ंड इन्फ्यूज होगा ताकि जो इंटरेस्ट रेट बर्डन हो गया है उसको कम किया जाए। फोकस किया जाएगा डिजिटल नेशन कंटिन्यूस पे ताकि वहाँ पे डिजी लॉकर का यूज हो सके, आधार का यूज हो सके पर्सनल आइडेंटिटीज़ के लिए, ताकि वहाँ पे केवाईसी के जो हर्डल्स हैं उनको स्मूथ किया जाए। और 5.9% जीडीपी का ये 2022 और 23 फिस्कल डेफिसिट में बात हो रही है रिवाइज करने की। और एलोकेशन होगा 35,000 करोड़ का एनर्जी ट्रांजिशन के लिए और वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए, ताकि यहाँ पे जो कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी उसको बढ़ाया जाए। तो अमृतकाल में ये पहला बजट अनाउंस हुआ था, याद रखना। 10 लाख करोड़ की कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ताकि जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाया जाए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। ये सब बजट का हिस्सा था। इसी के साथ हमारा बजट का वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड कमेंट में अपनी राय दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।